हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी और एकदम मजे में होंगे। आज हम लोग हमारी फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आप सभी लोगों ने बीएसपी फार्मेसी के कोर्स में ज्वाइन किया हुआ है ना? कोई डिजिटल कोर्स में ज्वाइन है, कोई मास्टर कोर्स में ज्वाइन। ठीक है जी। तो आज हम लोग क्या है बेटा जी, अपनी जूरिस्प्रूडेंस की सीरीज का जिसका नाम हमने रखा है खल्लास, ठीक है जी, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। जहां पर हम लोग हमारा बिल्कुल बेसिक और सिंपल डेफिनेशन में, है ना, हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सरल और बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस के साथ। मैंने आप लोगों को एक और वादा किया था कि मैं आप लोगों को हर क्लास के बाद एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों, अभी हमारी ये इनिशियल क्लासेस हैं, थोड़ा सा हम बेसिक सी चीजें पढ़ेंगे, तो उनसे ज्यादा एमसीक्यूज बनते नहीं है बेसिक चीजों से, है ना? मतलब जो हम इंट्रोडक्शन में देख रहे हैं। तो जब हमारी 1 से 2 क्लासेस हो जाएंगी तो फिर हम लोग मिक्सअप करके आप लोगों के लिए एमसीक्यूज भी लेकर के आया करेंगे और एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो एक बार फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और प्रारंभ करते हैं अपनी सीरीज को, जहां पर हम लोग बात करेंगे बेटा जी हमारे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस बी फार्मा 5th सेमेस्टर, जहां पर आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945। यूनिट नंबर फर्स्ट का हमारे पहला लेक्चर रहने वाला है। और मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से पुनीत सर पुनीत भैया बुलाते हैं। और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे दुलारे और बेस्ट प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी। चलिएगा, तो हम लोग हमारे जूरिस्प्रूडेंस में क्या क्या पढ़ते हैं ये बेसिकली ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्लास और इंट्रोडक्शन टू जूरिस्प्रूडेंस में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, चलेगा। तो और जूरिस्प्रूडेंस का दोबारा से इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आखिर जूरिस्प्रूडेंस अपना होता क्या है। ठीक है, अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा क्या बेटा जी, जो जूरिस्प्रूडेंस है बेसिकली एनेक्टेड इन 1940 एंड केम इनटू फोर्स इन 1945। कि बेसिकली अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा क्या 1940 में ये आया और इसके इंप्लीमेंटेशन कब 1945 में हुए। रेगुलेट इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग या फिर मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स इन इंडिया। कि भारत के अंदर यानी कि इंडिया के अंदर कौन सी दवाई मैन्युफैक्चरिंग होनी है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होनी है, कैसे उसका इंपोर्ट होना है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है, कितनी सेल्स होनी चाहिए, सेल कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें, किसी भी ड्रग को ले लो या किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को ले लो, सब कुछ हमारा बेटा जी ड्रग एंड कॉस्मेटिक हमारे जितने भी होते हैं इंडिया के अंदर, सब कुछ हमारा किसके अंदर, जूरिस्प्रूडेंस के अंदर ही रहता है ना? एंश्योर सेफ्टी, इफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग। कि हमारी ड्रग सेफ है या नहीं है ना, उसकी इफिकेसी कैसी है और उस ड्रग की क्वालिटी कैसी है, ये सारी की सारी चीजें भी हमारी जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत आती है ना? भाई अब बोलोगे भैया ये सारी चीजें तो हमने फार्माकोलॉजी में भी पढ़ी थी, फिर यहां पर कैसे आ रही है? नियम कानून स्टेबल करना। जैसे होता है ना कि भाई देखो, अब जैसे आपने देखा होगा कि कफ सिरप पीने से भी नींद आने लगती है, यानी कि वहां पर भी सेडेटिव इफेक्ट हमें दिखता है, पर लेकिन फिर भी वो बैन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कि वहां पर ये एक लिमिट बनी हुई है कि भाई इतनी लिमिट तक तुम डाल सकते हो। जैसे आप अभी देख रहे होंगे कि मार्केट में जैसे अभी बियर्स आती है ना, एनर्जी ड्रिंक्स आती है, एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बिक रही है बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स, तो वो भी हमारी क्या है, वहां पर भी हमारे कुछ ना कुछ जो केमिकल मोइटी जो एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड करा रही है, तो वो एक लिमिट तक डाली जा सकती है। यानी कि जो हमारा अथॉरिटीज हैं, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा रूल एंड रेगुलेशन क्या बोलता है कि एक्सपायरी दवाइयां सेल नहीं होंगी। भाई ये रूल एंड रेगुलेशन ही तो बोलता है ना, वरना कोई मर रहा है उसको क्या मतलब, उसकी दवाई खराब हो रही है वो तो एक्सपायरी भी बेच देगा, बेचेगा ना। पर लेकिन रूल एंड रेगुलेशन हमारा क्या है कि हम लोग किसी को भी अपना जो लाइसेंस है वो रजिस्ट्रेशन कर, जो रजिस्टर फार्मासिस्ट है जो हमारा लाइसेंस आता है वो हम रेंट पर नहीं दे सकते हैं।
रूल है पर लेकिन लोग बाग देते हैं। रूल ना मानो वो अलग बात है ना भाई। मेडिकल स्टोर चलाने के लिए रजिस्टर फार्मासिस्ट होना अनिवार्य है। अब आप ना हो और फिर भी चला रहे हो तो उससे मतलब नहीं है ना। जैसे लोग बाग कह देते कि भाई भैया हम तो रजिस्टर फार्मासिस्ट ने, हम तो ऐसे मेडिकल खोल लेंगे। भाई खोलने को तो आप हॉस्पिटल खोल लो, खोलने को तो आप सर्जरी कर दो, पर लेकिन जो रूल एंड रेगुलेशन है भाई, रूल ये बोलता है कि हमें गाड़ी सीट बेल्ट लगा करके चलानी चाहिए। सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो चालान कटेगा। पर लेकिन क्या सभी लोग सीट बेल्ट लगाते हैं? नहीं। पर लेकिन हम रूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि रूल क्या है। ठीक है जी। प्रोवाइड लीगल कंट्रोल एंड, देखिए अब यहां पर बात आ गई किसकी बेटा जी? लीगल कंट्रोल्स। ये आ गई, आ गए ना, आ गए ना। देखो लीगल कंट्रोल्स के बारे में बात, तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि यहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग पढ़ेंगे, है ना। यहां पर हमारी क्या है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिलेटेड हम लोग चीजें पढ़ेंगे। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर देखिएगा कि प्रोवाइड लीगल कंट्रोल एंड पेनल्टीज फॉर वॉलेंटियर्स हमारे। ठीक है जी। कि हमारे क्या है, जो वॉलेंटियर्स हमारे, जो वॉलेंटियर्स हमारे जो है ना, वॉलेंटियर्स जो हमारे हो रहे हैं, उन सबको क्या है बेटा जी, लीगल डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कराना। भाई जैसे हम लोग रजिस्टर फार्मासिस्ट बन रहे हैं, तो अब किसने बोला रजिस्ट्रेशन कराने के लिए? रूल होगा तभी तो बोला गया है ना। तो ये सारी की सारी चीजें कि कब ये रजिस्टर फार्मासिस्ट का रूल आया, है ना, अफीम की खेती हम नॉर्मली क्यों नहीं कर सकते हैं जबकि वहां पैसा है, तो ये सब कुछ हम लोग जूरिस्प्रूडेंस के अंदर पढ़ते हैं। अगर जो बात क्लियर हो रही है प्यारे बच्चों, तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, जो हमारा ये एक्ट है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? टू एंश्योर ड्रग एंड कॉस्मेटिक आर सेफ, इफेक्टिव एंड ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। कि हमारा जो ये एक्ट बना गया 1940 और जिसके रूल्स है 1945 में, इस एक्ट के अकॉर्डिंग बेसिकली सबसे पहला हमारे इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमारी जो ड्रग है और जो हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, एक तो वो सेफ हो, दूसरा वो इफेक्टिव हो, और तीसरा वो क्या हो बेटा जी, अच्छी क्वालिटी के हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में एक सनस्क्रीन आ रही है जो मुंह पर रैशेस भी कर देती है, और एक सनस्क्रीन आ रही है जो मुंह पर ग्लो लेकर के आ जाती है। तो अब दोनों में क्या फर्क है भाई? देखिए वही तो चीज है ना कि अगर जो हमें क्वालिटी चाहिए तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अमाउंट एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ता है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर एक सस्ता प्रोडक्ट बेकार ही होता है, पर लेकिन हर एक अच्छा प्रोडक्ट बेकार की कैटेगरी में बिल्कुल ना के बराबर आता है। अगर जब अच्छे अच्छे ब्रांड्स की, है ना, वहां पर थोड़ा प्राइस टैग ज्यादा हो जाता है, पर लेकिन वो सेफियर है, वो हर एक प्रोटोकॉल को फॉलो करके बन रहा है ना। भाई हर जगह नहीं हो रहा है ऐसा, पर लेकिन मैक्सिमम जगह कि अगर जो हम लोग चीप प्राइस पर कोई चीज ले रहे हैं, तो अगर जो वो 80 गलत है तो 20 सही है। वहीं पर अगर जो हम लोग हाई स्टैंडर्ड प्राइस पर यानी कि ब्रांड्स की चीजें ले रहे हैं, तो वहां पर क्या है, 20% चीजें ही गलत हैं, 80% वहां पर सही है बेटा, है ना। यानी कि तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है चीज। आ रही है बात समझ? आगे बात करते हैं। टू प्रिवेंट अडल्ट्रेशन एंड मिस ब्रांडिंग, हमारा कि अडल्ट्रेशन से प्रिवेंट करना और मिस ब्रांडिंग की गलत तरीके से प्रचार करना, गलत तरीके से प्रचार करना। ठीक है, ये भी हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945 के अंतर्गत ही आता है। जैसे गलत तरीके से प्रचार कैसे करना, जैसे फॉर एग्जांपल बीएससी फार्मेसी के कोर्सेज हैं। ठीक है, बीएससी फार्मेसी के कोर्सेज में आप ज्वाइन करने वाले और आपने हमारी टीम के पास कॉल किया कि सर ये बताइए, या फिर किसी मैम ने कॉल उठाया कि मैम ये बताइए कि अगर जो मैं आपका कोर्स ज्वाइन कर लेता हूं तो क्या पेपर भी आपकी टीम ही लिखेगी क्या? हमने बोला कि भाई बस तुम कोर्स ज्वाइन करो, पेपर लिखने से लेकर के तुम्हारे रिजल्ट में पास कराने की गारंटी हमारी है। तो वो मिसगाइड करना होगी। हमारा प्रोडक्ट कोर्स है, हमारी मार्केटिंग क्या होनी चाहिए, हमारी जो गाइडेंस है वो आपको क्या होनी चाहिए, वही आपको कोर्स के अंदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस रहेंगी, और लाइव क्लासेस बार सारी के सारी पुनीत भैया लेने वाले हैं। बाकी आपको जो भी एग्जाम रिलेटेड चीजें रहेंगी वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और साथ ही साथ अगर जब आप मास्टर कोर्स ज्वाइन करते हो तो होम डिलीवरी नोट्स भी आपके घर पर आएंगे, और आपको क्या होगा, बेसिकली जो एग्जाम टाइम पर क्रैश कोर्स है, एक्स्ट्रा कोई बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, उनका एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, है ना। आप डिजिटल कोर्स का प्राइस कितना? भाई डिजिटल कोर्स का प्राइस 1999 है, मास्टर कोर्स का प्राइस 2999 है, और अगर जो आप अभी कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपको 200 रुपए का ऑफ मिल जाएगा। हमने ऐसे ऐसी चीजें बताई।
ठीक है ना। हमने ऐसी ऐसी चीजें बताई, हमने सही गाइड किया। अब हम मिस गाइड करने लगे कि भैया कोर्स का प्राइस तो ज्यादा है, आपको इतना ही पे करना पड़ेगा। ये सब कुछ क्या है, इसके लिए भी हमारे प्रावधान बने हुए हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ प्रूफ्स भी दिखाऊंगा अभी जूरिस्प्रूडेंस में कि कितने सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो मिस गाइड करके चीजों को कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको कल कल इसका प्रूफ भी दिखाता हूं। ओके, कि कैसे हमारे दिमाग के साथ खेला जा रहा है। चलिए, टू रेगुलेट मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारा कितनी दवाई बनेगी, कितनी दवाई की मैन्युफैक्चरिंग होगी, कितनी दवाई की सेल होगी और कितना दवाई डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये भी हमारा बेसिकली इस एक्ट के अंतर्गत ही आता है ना। टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, कि पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना। अब आप बोलोगे भैया ये मैन्युफैक्चरिंग सेल और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, तो कोई धंधा अच्छे से कर ही नहीं पाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये वो वाली चीज नहीं है भाई। जैसे मुझे अप्रूवल मिला है कि मैं 2 मशीनरी लगा सकता हूं, मेरा मैक्सिमम प्रोडक्शन एक दिन में 1 लाख दवाई का हो सकता है, पर लेकिन मैं बना दिया 4 लाख दवाई। कैसे बना दिया? ऑब्वियसली आपने क्वालिटी के साथ में छेड़खानी की है, आपने सारे प्रोसेस फॉलो नहीं किए, वरना आपका जो प्लांट लगा है, आपने जो अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश की है, वो एक दिन में 1 लाख ही मेडिसिन बना सकती है, पर आपने 4 लाख कैसे बना दी? ऑब्वियसली आपकी क्वालिटी में कुछ ना कुछ दिक्कत है ना भाई। होता है ना कि भाई 10 लोग मिलकर के एक दिन में 1 दीवार बना सकते हैं, पर उन्होंने पूरा कमरा बना दिया, तो लगता है कि यार कुछ ना कुछ तो घोटाला हुआ है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो ये उस वाले पॉइंट से, ये उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए, टू प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर, लीगल फ्रेमवर्क है जैसे कि भाई आपको ऐसे प्लांट बना, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जब अगर जो मेडिकल स्टोर तक भी ओपन कर रहे हो तो आपको विजिट के लिए ड्रग इंस्पेक्टर आएगा, है ना। वेरिफिकेशन होता है कि भाई आपके पास इतने बाई इतने की जगह है, आप दवाइयाँ ऐसे ऐसे रखना चाहते हो, ये दवाइयाँ रखना चाहते हो, तो सारी की सारी चीजें बेटा जी क्या है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू होती है। तो क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे इस एक्ट के? अगर जो बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। बात क्लियर हो तो बेटा जी फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा कि पेनल्टीज से लेकर के, कहां से बेटा जी, पेनल्टीज से लेकर के हमारी किसी भी ड्रग की सेफ्टी, इफिकेसी, स्टैंडर्ड, क्वालिटी क्या रहनी चाहिए, ये सब कुछ इस एक्ट के अंदर, ये सब कुछ इस एक्ट के अंदर रहने वाला। और ये बात समझ में प्यारे बच्चों? यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। की डेफिनेशन अंडर द एक्ट, हमारी की कौन कौन सी की डेफिनेशन है जो हम लोगों को जाननी चाहिए इस एक्ट के अंदर। जैसे हम लोगों ने बोल रहे ड्रग एंड कॉस्मेटिक, तो अभी ड्रग क्या होती है, तो हम ड्रग की डेफिनेशन देखेंगे। कॉस्मेटिक क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखेंगे। हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन देखेंगे। अडल्टरेटेड ड्रग के बारे में बात करेंगे, मिस ब्रांडेड ड्रग के बारे में बात करेंगे, तो सबकी चीजों के बारे में बात करेंगे। बेटा जी अपने नियर बाय पोस्ट ऑफिस में जाकर के पता कर लीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अपने नियर बाय पोस्ट ऑफिस में जाकर के पता कर लीजिए, क्योंकि कि देखिए महाराष्ट्र में अभी थोड़ा सा गणपति जी का भी समय है, दूसरी बात यह है बारिश का भी बहुत ज्यादा माहौल है, और तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ के पोस्ट ऑफिस वाले खराब हो तो बहुत दिक्कत हो जाती है। जैसे आज तक का इतिहास रहा है बीएससी फार्मेसी का कि कभी भी गाजियाबाद और नोएडा, इन 2 जगह आज तक भी हम लोग सही से डिलीवरी नहीं कर पाए। और वो दिल्ली में हो जाती है, गाजियाबाद हमारी बगल में ही है, और नोएडा, इन 2 जगह आज तक डिलीवरी सही से नहीं हो पाई। इनके लिए हमें प्राइवेट कुरियर कंपनी के थ्रू ही बच्चों को भेजना पड़ता है, क्योंकि निहायती बदतमीज है इनके पोस्ट ऑफिस वाले, जो बच्चों के पार्सल रख लेते हैं और फिर रिटर्न भेज देते हैं, क्योंकि उनको धूप लग जाती है ना, क्योंकि वो ममाज बॉय हैं, वो घर पर रहते हैं, है ना, नौकरी लग गई। आज आज हमने मेरिट वाले पोस्ट ऑफिस वालों को धमकाया है, भाई हमारा पार्सल आपके यहाँ आ गया, हमारा एक बच्चे ने गिफ्ट भेजा, बच्चे ने गिफ्ट भेजा हमें कि सर आपके लिए मैं टीचर डे के लिए गिफ्ट भेज रहा हूं। हम भी एक्साइटेड थे भाई बच्चे ने गिफ्ट भेजा है। अब हमारे पास वो पार्सल आ गया, बच्चे ने पोस्ट किया, उसने ट्रैकिंग आईडी भेज दी कि सर वो आइटम डिलीवर दिखा रहा है, आपको रिसीव हो गया क्या? मगर नहीं बेटा अभी तो कुछ भी नहीं रिसीव हुआ। मतलब कि आपने भेजा क्या है? कि सर मैंने आपके लिए गिफ्ट भेजा था, सरप्राइज गिफ्ट है सर मेरी साइड से, और मैं डेली ट्रैक कर रहा था, और आपके पास मैंने ये मेरे पास दिखा रहा है कि आपको पास डिलीवर हो गया, तो मैंने सोचा आज आपको कॉल कर लूं।
बोला बेटा अभी तो यहाँ पर कोई नहीं डिलीवर हुआ है। क्या सर मेरठ कैंट लास्ट लोकेशन थी और फिर आपके एड्रेस पर डिलीवर दिखा रहा है। मैं समझ गया कि मगर उन्होंने भेजा नहीं। हम गए भाई, हाँ भाई सब पार्सल आया था, दिखा वो नंबर बताया, पार्सल पता लग गया कि हाँ वहीं पर ही है। जो हमने फिर उनको फटकार लगाई है, कंप्लेन लेटर भी लिख करके लेकर गए हम, ऐसा नहीं है। जो सिस्टम के साथ छेड़खानी करेगा, सिस्टम चाहे सुधरे ना सुधरे पर लेकिन हम तो कंप्लेन कर सकते हैं ना। हमने बोला कि भाई हम तो कंप्लेन करेंगे, भाई आपके खिलाफ आपने एड्रेस डिलीवर दिखा कैसे दिया जब डिलीवरी हुई नहीं है। भाई ऐसे तो तुम लोग बच्चों के रिटर्न पार्सल आते हो तुम लोग खा जाते हो यहाँ पर। हम तो सोचे हुए कि बच्चे के पास चला गया, अब मान लो बच्चे के पास पहुंचा नहीं, बच्चा हमसे कनेक्ट कर नहीं पाया, यहाँ रिटर्न आ गया और तुम हमारे घर तक नहीं भेज रहे हो, हमारे ऑफिस तक, जबकि इस पर एड्रेस डला हुआ बाकायदा। समझ रहे आप लोग? तो अच्छे से करिए आया हमने। लेटर भी लेकर के आए, लेटर भी की क्या टाइप करना सब कुछ हो गया, बस उसमें नाम और चीजें लिखनी है, बस वो कल सबमिट हो जाएगा। तो आप अपने नियर बाय पोस्ट ऑफिस में जाकर के पता कर ले बेटा जी, और जो आपको ट्रैकिंग नंबर मिला है उसको जाकर उनको दिखाएं। ठीक है, चलिए बात करते हैं ड्रग क्या होते हैं बेटा जी हमारे, कि इंक्लूड्स मेडिसिन्स सब्सटेंस फॉर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट प्रिवेंशन। हमारे क्या, हमारे क्या बेटा जी, हमारे बेसिकली डायग्नोज करने के लिए, है ना, ऐसे सब्सटेंस जो हमारे डायग्नोज करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए और किसी भी चीज से प्रिवेंट करने के लिए यूज किए जाते। ठीक है जी। कॉस्मेटिक क्या होते हैं? आर्टिकल्स फॉर क्लीनिशिंग, ब्यूटिफाइंग और अल्टरिंग अपीयरेंस। हमारे कि हमारे जो लाल लिपस्टिक पाउडर होती है ये सब कुछ हमारे क्या कॉस्मेटिक के अंतर्गत आती है। यहाँ तक कि जो शैम्पूज भी होते हैं वो भी कॉस्मेटिक के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग हमारी, कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग, है ना, अल्टरिंग, फिनिशिंग, पैकेजिंग। हमारे या फिर हमारे क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट की हमारी पैकिंग करना, उसकी फिनिशिंग करना। ठीक है जी। पैकेजिंग करना, उसकी फिनिशिंग करना, है ना। फिनिशिंग मतलब क्या कि भाई ऐसा थोड़े ना कि आपके कोई पैकेट का इधर से कान निकल रहे हैं, कोई पैकेट के इधर से कान निकल रहे हैं, ऐसा थोड़े ना होता है भाई। भाई बिल्कुल आपने देखा होगा कि अगर जो जैसे बीएससी फार्मेसी की ये किताब है, ये किताब जैसी है ऐसी सारी किताबें हों, बिल्कुल फिनिशिंग अच्छे से, साइड से कटिंग हुई हुई है, अच्छे से बाइंडिंग हुई हुई है ना, चारों तरफ से अच्छे से बैल, अच्छे से इसकी क्या है लेमिनेशन हुई है, देखिए शाइनिंग भी मार रही है, सब कुछ हुआ हुआ है। ठीक है। अब ये सारी की सारी कितने भी किताबें उठा लीजिए, 1000 उठा लीजिए बीएससी फार्मिंग किताब, सब के सब ऐसे मिलेगी। अब ऐसे थोड़े ना कि हमारा कुछ मसला चल रहा है कि यूपी के हम तो यूपी वालों को सही भेजेंगे और एमपी वालों को बेकार भेजेंगे, ऐसा थोड़े ना है। ठीक है जी। तो सब कुछ हमारी कि कैसे फिनिशिंग होनी है, कैसे पैकेजिंग होनी है, कैसे प्रोसेस फॉलो होनी है, इस सब कुछ की मेकिंग, अल्टरिंग, फिनिशिंग, पैकेजिंग, सब कुछ। अडल्ट्रेटेड ड्रग क्या होते हैं बेटा जी? ड्रग विच फेल्स प्योरिटी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। हमारे हमारा क्या है बेटा जी? हमारी ऐसी ड्रग जो हमारी क्या हो बेटा जी, क्वालिटी स्टैंडर्ड में फेल हो जाए, है ना, प्योरिटी में फेल हो जाए। भाई ऐसा जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने पानी भर के लेकर के आया मान लो इसमें, ठीक है, अब क्या हुआ कि ये पानी साफ नहीं आया, होता हो सकता है कभी ना कभी, हमेशा साफ आता है पर लेकिन कभी ना कभी हो सकता है कि गंदा आ गया हो आज पानी भाई बारिश की वजह से। तो क्या होगा इस कंडीशन में? वो क्या हो गया, पानी जो मैं इसमें भर के लेकर के आया वो क्या है, प्योरिटी में फेल हो गया, क्वालिटी स्टैंडर्ड उसका फेल हो गया। हमेशा नहीं होता है पर कभी कभी हो जाता है, कभी कभी कोई ना कोई बैच हमारा दवाइयों का ऐसा निकल जाता है कि जो हमारा फेल हो जाता है ना, जो सही से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है, तो उसके बारे में बात है ना। मिस ब्रांडिंग ड्रग के बारे में बात करेंगे कि फॉल्स और मिसलीडिंग लेबल, हमारे कि गलत लेबल या मिसलीडिंग लेबल लगाना। ठीक है, जैसे मैं इन नोट्स को मैं इन नोट्स पर लिख दूं कि बस ये नोट्स अपने घर पर मंगाएं और इनको सेप में सजाएं और सेमेस्टर एग्जाम में पास हो जाएं, क्या ये मिसलीडिंग नहीं होगी? बिल्कुल होगी भाई, है ना। इन नोट्स को अपने घर पर मंगाएं, इनको पूरे नोट्स को पढ़ जाएं और पेपर में पास हो जाएं, ये एग्जैक्टली ये सही हमने मार्केटिंग करी। पर लेकिन अगर हम बोल रहे भैया बस इन नोट्स को घर पर मंगाना है, अपनी सेप में रख करके सजाना है और उसके बाद में बस इसको क्या है, जिस दिन पेपर देने जाओगे उस दिन इसकी पूजा करके चले जाना बस, ठीक है, कि बस इसको एक बार ऐसे ऐसे कर लेना, ठीक है, कैसे भी कर लेना, बस इसको एक बार देख लेना, उसके बाद में तुम चले जाना, तुम पास हो जाओ। तो ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, ये तो मिसलीडिंग वाली बात हो गई ना, रॉन्ग नंबर हो गया, ये एक तरीके से रॉन्ग नंबर हो गया। समझे कि नहीं समझे? चलेगा आगे बढ़ते हैं। चलेगा लीगल डेफिनेशन हम लोग बात करते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में।
परंतु यहां तक जिस जिस बच्चे को समझ में आया हो फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा, तब तक हम पानी मंगा लेते हैं। क्लियर है जी बात? चलिए अब देखिएगा हमारा लीगल डेफिनेशंस के बारे में बात करें। जैसे गवर्नमेंट एनालिस्ट हमारे होते हैं, इंस्पेक्टर्स हमारे होते हैं, मैन्युफैक्चरर हमारे होते हैं, होलसेल रिटेल हमारी डेफिनेशंस हमारी आ जाती हैं, है ना। मिस ब्रांडेड या फिर अडल्ट्रेटेड या फिर हमारा क्या बेटा जी अलग अलग तरीके की ड्रग्स हमारी आ जाती है ना। पेशेंट और प्रोपेनेट्री मेडिसिन्स के बारे में बात आ जाती है। तो अलग अलग डेफिनेशंस के बारे में हम लोग यहाँ पर आप लोगों के साथ में डिस्कशन करेंगे, है ना। अलग अलग डेफिनेशन के हम लोग आप लोगों के साथ में डिस्कशन करेंगे। पर लेकिन ये बताइएगा कि जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाने में हम पास हुए या फेल हुए भाई? हम आपको जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाने में, और देखिए अभी स्टार्टिंग है और थोड़ा सा बोरिंग भी है ये सब्जेक्ट, पर क्या हम पास हुए बेटा? वो देखिए बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, गवर्नमेंट हमारे पास बार बार मैसेज भेज रही है कि आपके यहाँ पर हाई अलर्ट पर है भैया, क्योंकि अगले 3 घंटे तक आप लोग सतर्क रहें। ये भेजा का थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग 30 to 50 किलोमीटर पर आवर, हैवी रेन इज वेरी लाइकली टू अकर्स एट अ फ्यू प्लेस ओवर अंबाला सॉरी अम्बेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, यहाँ पर लिखा हुआ है बिजनौर, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर इन नेक्स्ट 3 आवर। तो भाई साहब हम तो क्लास ये भी चल रही है, तो बहुत बड़ी बात है बेटा जी। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारा लीगल डेफिनेशंस के बारे में। चलेगा आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल्स टू द एक्ट एंड रूल, ये हमारे कौन कौन से शेड्यूल्स हैं? देखिए अब इन शेड्यूल्स को यहाँ पर तो बस एक एक लाइन में खत्म है। हमारी अगली यूनिट की पहली लाइन अगर जो आप लोग देखोगे तो वहां पर इन शेड्यूल्स के बारे में हम डीपली भी पढ़ें। जैसे शेड्यूल ए किस चीज के लिए है? फॉर्म्स एंड एप्लीकेशंस के लिए, है ना। जैसे बोला था ना भाई, फॉर्म ए भर लिया तुमने, है ना, ए वाला कर दिएगा काम, होता है ना ऐसा। शेड्यूल बी किस चीज के लिए है? फीस फॉर टेस्ट के लिए। शेड्यूल सी और C1 किसके लिए है? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए। शेड्यूल एफ किसके लिए बेटा जी? वैक्सीन के लिए। शेड्यूल जी एच H1 और X किसके लिए है? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए, यानी कि वो मेडिसिन जो हमारी क्या बेटा जी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है उनके लिए। वो क्या प्रिस्क्रिप्शन ड्रग? अब देखो MCQ ऐसे बनता है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कम्स अंडर विच शेड्यूल? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है शेड्यूल H, शेड्यूल A, शेड्यूल B, शेड्यूल C। तो कौन सा आंसर करेक्ट है? शेड्यूल H। शेड्यूल M बेटा जी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यानी कि GMP के लिए। शेड्यूल Y बेटा जी हमारा क्लिनिकल ट्रायल गाइडलाइंस के लिए। अगर जो आप लोगों को आप कोई भाई क्लिनिकल ट्रायल करने जा रहे हो तो आपको शेड्यूल Y के बारे में पता होना चाहिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे प्यारे बच्चों? चलिएगा आगे बात करते हैं। इंपोर्टेंट ऑफ शेड्यूल की हमारी क्या बेटा जी हमारे जो शेड्यूल्स हैं इनकी इंपोर्टेंस क्या रहती है? व्हाट आर द इंपोर्टेंस ऑफ दिस डिफरेंट शेड्यूल्स? तो प्रोवाइड डिटेल स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस, कि हमारी अलग अलग गाइडलाइन। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पढ़ना है कि भाई मुझे अगर जो अपनी कोई नई ड्रग मार्केट में लॉन्च करनी है तो उसके क्लिनिकल ट्रायल में कैसे कर सकता हूं, तो उसके लिए मैं जाऊंगा और सीधा क्या पढ़ूंगा? शेड्यूल वाई के बारे में पढ़ूंगा। अगर जो मुझे क्या है कि किसी भी फॉर्म या एप्लीकेशन के बारे में जानना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? शेड्यूल ए को पढ़ूंगा। अगर जो मुझे फीस कितनी टेस्टिंग फीस लग सकती है, क्या हो सकता है, इसके बारे में जानना है तो उसके लिए मुझे क्या बेटा जी शेड्यूल बी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से शेड्यूल हमारे क्या बेटा जी हमारे इंपोर्टेंट हो जाते हैं डिटेल स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस के लिए। दूसरा ही हमारा हेल्प करते हैं हमारे जो शेड्यूल्स हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग में भी। ड्रग क्लासिफिकेशन में भी हमारी हेल्प करते हैं। कैसे? जैसे हमारी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कौन सी है, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कौन सी है, तो वहां पर भी हमारे शेड्यूल्स हमारी सहायता करते हैं। साथ ही साथ बेटा जी हमारे सेफ डिस्पेंसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, कि हमारी जो ड्रग है उनकी सेफ डिस्पेंसिंग हो सके और सेफली उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी हो सके, ये भी हमारे शेड्यूल्स यहाँ पर भी हमारी सहायता करते हैं। और साथ ही साथ प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर फार्मासिस्ट, कि लीगली फ्रेमवर्क हो सके किसके लिए? फार्मासिस्ट के लिए। ये भी हमारे शेड्यूल यहाँ पर भी एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यहाँ पर भी हमारे इंपोर्टेंस आ जाते हैं। बेटा जी जैसे अब अभी तो देखिए आपको ये बस नॉर्मली समझाने के लिए था, जब मेनली आपके शेड्यूल्स की बात आएगी तो मैं विद शॉर्ट ट्रिक आपको लेकर के आऊंगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि क्लास में ही आपको शेड्यूल्स याद करा। आगे बात करते हैं तो हमारे देखिए यहाँ पर अलग अलग हमारे जो शेड्यूल्स हैं, अलग अलग टेक विद फूड, है ना। फूड के साथ में हमारी मेडिसिन लेनी चाहिए, मिल्क के साथ में लेनी क्यों नहीं लेनी चाहिए, है ना। तो ये सब कुछ देखिए फॉर ओरल यूज ओनली, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी शेड्यूल्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी शेड्यूल के अंदर चीजें हमारी
मेंशन रहती है। चलेगा। रूल्स अंडर द एक्ट 1945, कि हमारे कौन कौन से रूल्स हैं अंडर द एक्ट 1945 के। पर लेकिन यहां तक आप लोगों को बात बिल्कुल क्लियर हो गई हो बेटा जी, तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। और दूसरी बात कि मैं जो थ्योरीज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं वो 1% भी ऐसी नहीं है कि जो आपको डिफिकल्ट लगेगी। अभी तक जितने भी थ्योरी मैंने आपको दिखाई है स्लाइड बाय स्लाइड, एक भी स्लाइड आप लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि आपको कुछ अलग से यानी कि हार्ड थ्योरी है। ठीक है, जो देखिएगा रूल्स अंडर 1945 फ्रेम्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट ऑफ द एक्ट, कि हमारा क्या बेटा जी जो 1945 रूल्स है ये किसी एक्ट को फ्रेम कर रहे हैं, किसको, 1940 वाले को। ठीक है जी, तो कवर हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, कि जैसे दवाई को बेचना है या दवाई को बनाना है या दवाई की खोज भी करनी है तो उन सब चीज के लिए एक लाइसेंस की जरूरत होती है ना भाई। आपने डिग्री कर ली, कायदे में तो आप मेडिकल स्टोर डायरेक्टली खोल सकते हो भाई, आपने पढ़ाई करी है उस चीज की, पर फिर भी आपको एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। उसके लिए आपको रजिस्टर फार्मासिस्ट बनना पड़ता है, फिर कहीं जाकर के आपको लाइसेंस मिलता है ना। तो ये हमारे क्या है, इसी एक्ट की वजह से ऐसा है। ठीक है जी, चलेगा। पैकेजिंग एंड लेबलिंग रूल्स, कि हमारी कोई भी दवाई बन रही है तो आपने देखा होगा कि हर दवाई के पीछे लेबल लगे रहते हैं, है ना। तो किस तरीके से हमारी दवाई पैक होगी और किस तरीके से उसके पीछे लेबल्स मेंशन हो सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको वहां पर मेंशन करनी मैंडेटरी है, ये सब कुछ हमारा रूल 1945 के अंतर्गत ही आता है। इसी वजह से कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग के पीछे अपनी चीजें लिखनी पड़ती हैं कि भाई अगर जो किसी कंपनी की जैसे मान लीजिए मैनकाइंड का जैसे मैक्लोइड का प्लांट है कोई हिमाचल प्रदेश बद्दी में, तो अगर जो वो वहां पर दवाई बनी है तो उनको वहीं की ही चीज डालनी पड़ेगी, वो एड्रेस अपना हेड ऑफिस का नहीं डालेंगे। और ये बात समझ में बेटा जी, चलेगा आगे। कंडीशंस फॉर सेल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, कि हमारी क्या है कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की सेल की कंडीशंस भी होती है ना। ऐसा नहीं कि किसी को कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल 18+ मेडिसिन हमारी आती है ना। अगर जो किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आ भी गया तो वो फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई उसको क्रॉस चेक कराए। बस प्रिस्क्रिप्शन देखा है, सेल्स करने के लिए बेच दिया, तो एक अच्छा इंसान, फार्मासिस्ट हम बाद में है, पहले हम लोगों को एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों को पहले एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात बेटा जी, चलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंस्पेक्टर एंड मैन्युफैक्चरर, कि एक इंस्पेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और एक मैन्युफैक्चरर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सारी चीजें इस रूल के अंतर्गत आती है। वो सारे के सारे रूल्स इसी एक्ट के अंदर बने हैं 1945 के। ठीक है जी, चलिए अब हमारा जो ये रूल्स है हमारा बेसिकली, तो हमारा फार्मेसी स्टूडेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट, कि फार्मेसी स्टूडेंट के लिए कैसे चीजें जरूरी है। तो अंडरस्टैंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट, कि हम लोग बेसिकली जो हमारे रूल्स रेगुलेशन ये एक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं, तो बेटा जी रीचेकिंग का पोर्टल किसी का ओपन नहीं हुआ, मत परेशान होइए। 3 तारीख को मैं फ्री हो जाऊंगा पेपरों से सेकंड सेमेस्टर के, उसके बाद में कोशिश यही रहेगी कि वाइस चांसलर के साथ में एक सेल्फी खींच करके आप लोगों को प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, परेशान मत होइए, मेरे दिमाग में है वो चीज, उसमें मैं लगा हुआ हूं, आप परेशान मत होइए। तो मैं क्या है कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट, कि एक फार्मासिस्ट की लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मासिस्ट की ये नहीं होती कि एक्सपायरी दवाई हो गई है तो जहां डेट लिखी हुई है वो 2 गोली काट दी और बची कुची गोली बेच दी, बल्कि एक फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि अगर जो कोई दवाई एक्सपायर होने भी वाली है तो भी उसको साइड करके रख दे। एक फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि लालच में आकर के ज्यादा स्टॉक ना भरे, लिमिटेड स्टॉक भरे, और जो मैन्युफैक्चरिंग है लगभग उसी के 2 से 3 महीने के अंतर्गत की मैन्युफैक्चरिंग की दवाई लेकर के आए और उनको सेल करे। एक फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उसका जो पेशेंट उसके पास में आ रहा है या पेशेंट के घर वाले उसके पास में आ रहे हैं, वो सेटिस्फाई होकर के दुआएं दे करके जाए, ना कि बद दुआ दे करके जाए।
ठीक है जी, चलिएगा। नॉलेज ऑफ ड्रग लॉ एंड एथिक्स, कि ड्रग के लॉ क्या होते हैं और एथिक्स क्या होते हैं, है ना, ये सब कुछ जानना हम लोग इसी सब्जेक्ट के अंदर जानते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा हेल्प इन अवॉइडिंग माल प्रैक्टिस, हमारी कि हमारी जो माल प्रैक्टिस होती है उनको अवॉइड करना। किसी को पता है कि माल प्रैक्टिस क्या होता है? किसी को पता है बेटा जी? प्यारे बच्चों प्लीज कंफर्म कीजिएगा जल्दी से फटाक से चैट सेशन में, कि किसी को पता है क्या? नहीं पता है तो हमें बता दीजिए ना, हम बता देंगे बेटा जी। इतना भी क्या सोचना है इस बारे में, बोल दिया करो नहीं पता है। इसमें शर्माने वाली या बेइज्जती वाली कोई बात नहीं है। जिसे आप लोगों ने सुना होगा कि ब्लैक में दवाइयां बिक रही हैं, सुना है आप लोगों ने ऐसा? सुना है नहीं सुना है? कि इलीगल तरीके से दवाइयां बेची जा रही है, सुना है नहीं सुना है? 18+ मेडिसिन जो दी जानी थी वो छोटे बच्चों को भी दे दी गई, सुना है नहीं सुना है? जो ड्रग बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलनी थी, जो ड्रग प्रिस्क्रिप्शन के साथ में ही मिल सकती थी, वो ड्रग बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल रही है, वो सुना है नहीं सुना है? तुम सब चीजों को अवॉइड करना, है ना। माल प्रैक्टिस होते एक तरीके से भ्रष्टाचार जो करते हैं, है ना, जो काला काला मतलब कि गलत तरीके से का धंधा करते हैं, वो होता है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। असेंशियल फॉर प्रोफेशनल प्रैक्टिस, हमारी कि हमारे बेसिकली रूल्स भी हमारे क्या बेटा जी जरूरी भी है हमारे किसके लिए? प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए। यही हमारा क्या बेटा जी बेसिक सी क्लास थी, जो कि आज हमने ली आपकी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945 की, जो कि एक बहुत ही मैं बोलूंगा कि ज्यादा बड़ी क्लास नहीं थी, पर लेकिन बिल्कुल सिंपल सरल और हमने आसान भाषा में आपको ये समझाने का प्रयास किया। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, और इसी के साथ में हम लोग आज की इस कक्षा का समापन करें। कैसी लगी प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को एक क्लास? इज आई एम एबल टू टीच यू ज्यूरिस्प्रूडेंस? अगर जो आपसे मैं पूछूं तो 10 में से आप मुझे कितने अंक दें? बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चों। कल आप लोगों से 9 बजे ही मुलाकात होगी, और कल हम लोग हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस का ही आगे का पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है। फिर देखिए हफ्ते में हम लोग 2 दिन, मतलब कि अभी एक एक दिन आप इंडिविजुअली बांट लीजिए कि आपके एक एक दिन एक सब्जेक्ट की क्लास चलेगी, है ना, क्योंकि अभी थोड़ा सा अभी सेकंड सेमेस्टर का थोड़ा सा हम फ्री हो जाए, क्योंकि कल का उनका आखिरी पेपर है, मतलब कल फ्री हो जाएंगे उनसे। इन परसों से आपका पूरा कोर्स भी अरेंज हो जाएगा, और आप लोगों का जो टाइम टेबल है वो भी अपलोड हो जाएगा, तो सब कुछ आपको प्रोवाइड होगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन प्यारे बच्चों। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतने अच्छे अंक देने के लिए हमें। 10 out of 10, 10 out of 9, 10 out of 8, 10 out of 8.5, 10 out of 10, 10 out of 9.9। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा जी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। कल आपसे मिलते हैं। ओके बेटा जी, थैंक यू सो मच।